Hello friends, welcome back to my YouTube channel that is Savvy Forensics. सो फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे या कह सकते हैं कि आपके खुद के सेल्फ असेसमेंट के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे एंड उसमें आपका जो क्वेश्चन थे वो बेसिकली आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस थे एंड उसके इस वाले वीडियो में मैं सॉल्यूशंस करवाने वाली हूँ। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि उनके जो आंसर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा एंड मैं फिर आज आपको बताऊँगी कि आप लोगों ने कितना सही किया कितना गलत किया। तो आप में से कुछ लोगों ने जो आंसर्स दिए हैं तो आप में आंसर्स काफ़ी लोगों के बहुत सारे सही थे। इसमें से जो ज्योति थी, ज्योति आपके सारे के सारे आंसर्स बिल्कुल ही सही थे। सो गुड जॉब ज्योति, ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिए एंड आपका इस बार नेट का एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं आपको इन सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देने वाली हूँ। तो इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। तो ये आपके पास एक पैराग्राफ था। ये बेसिकली आपके नेट दिसंबर 2019 में आपके इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। तो यहाँ पर क्या था कि ये आपका पैराग्राफ था। इस पैराग्राफ को पढ़ के इसको समझने के बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना था। वो क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा आपको इसी पैराग्राफ से रिलेटेड ही आपको आंसर करना है। ठीक है, तो इसमें ये जो आपका पैराग्राफ है बेसिकली एक केस था, जॉन बेट रैमसे केस। तो हो सकता है आप लोगों में से किसी ने कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा। तो वो एक केस था, उस केस की ये एक छोटा सा पोर्शन है और जो एविडेंस वाला पार्ट था तो वहाँ पर एक छोटा सा उसका पोर्शन है। ठीक है, तो ये वाला मैंने आपका पैराग्राफ वहाँ से लिया हुआ है। तो इसमें जो है कुछ मैंने इसके क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। सबसे पहले इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं कि पैराग्राफ में क्या है। इसमें क्या लिखा हुआ है, द यंग गर्ल वॉज फाउंड in their own house with her wrist bound and duct tape over her mouth। तो क्या था, एक लड़की थी, छोटी सी बच्ची थी जो कि अपने घर में, अपने खुद के घर में पाई गई थी, जिसके हाथ जो थे बंधे हुए थे एंड उसके जो माउथ था उसके माउथ पर एक टेप लगा हुआ था। अ कॉर्ड वॉज ट्विस्टेड अराउंड हर नेक, उसकी जो नेक थी उसके अराउंड में एक कॉर्ड थी, एक रस्सी थी जो कि उसकी नेक के अराउंड में बंधी हुई थी। विद क्रेनियो सेरेब्रल ट्रामा, तो उसकी जो हेड था वहाँ पर काफ़ी सारी इंजरी हुई थी, काफ़ी सारा वहाँ से ब्लीडिंग हुई थी। तो क्रेनियो सेरेब्रल ट्रामा भी था उसके हेड में। Along with this, there is also an indication that it is a sexual assault case। So यहाँ पर इस सब को देखते हुए एक जो रिपोर्ट आई थी as per a death certificate obtained by the एसोसिएटेड प्रेस, तो एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी कहा जा रहा था कि ये जो केस है ये एक सेक्सुअल असॉल्ट का केस है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा इस पैराग्राफ का मतलब है एंड इसको समझने के बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड देख लेते हैं हमारे सामने क्वेश्चंस क्या थे। तो यहाँ पर सबसे पहला आपको क्वेश्चन पूछा गया है, विच टाइप ऑफ केस इज़ इट। तो इसमें आपको बताना है ये जो केस है वो किस तरह का केस है। ये सुसाइड है, होमिसाइड है, एक्सीडेंटल डेथ है या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली जैसे कि आप इस पैराग्राफ को पढ़ के समझ सकते हैं कि जो वो लड़की थी उसके हाथ बंधे हुए थे, उसके माउथ पर टेप था एंड उसके अलावा उसके सर पर उसका क्रेनियो सेरेब्रल ट्रॉमा भी था। तो इस सब चीज़ों को समझ के, इसको एनालाइज करके आप क्लियरली बता सकते हैं कि ये जो केस है एक होमिसाइड का केस है। इसके अलावा इसमें जैसे कि सुसाइड, अगर हम माने कि सुसाइड है तो सुसाइड के केस में कभी भी आपको हाथ बंधे हुए नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़ क्या होगी, एक्सीडेंटल डेथ में भी आपको इस तरह का कोई केस नहीं मिलेगा जहाँ पर हाथ बंधे हुए हैं एंड जो माउथ होगा तो वहाँ पर टेप लगा होगा। अगर हम फिर भी मान लें कि किडनैपिंग का केस है तो उसमें आपके हाथ वगैरह बंधे हुए थे एंड किसी वजह से इंजरी हो गई तो उस केस में भी आपका क्रेनियो सेरेब्रल ट्रॉमा इतना ज़्यादा नहीं होगा, और अगर होगा भी तो वो भी इस तरह का लगेगा, वहाँ से पता चलेगा कि ये एक्सीडेंटल डेथ है या नहीं है। लेकिन इस केस में क्लियरली पता चल रहा है कि ये होमिसाइड का केस होगा। तो इसलिए यहाँ का इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका होमिसाइड, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो अभी हम आगे चलते हैं एंड यहाँ पर आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ एविडेंसेस विल यू फाइंड एट द सीन ऑफ क्राइम अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि एविडेंस कौन कौन से मिलेंगे क्राइम सीन पर। तो जैसे कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि क्रेनियो सेरेब्रल ट्रॉमा था, ब्लड प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली ब्लड तो बिल्कुल डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा कहा जा रहा है कि अ कॉर्ड वॉज ट्विस्टेड अराउंड हर नेक, एक कॉर्ड थी तो उसकी वजह से स्ट्रैंगुलेशन मार्क भी उसकी नेक पे प्रेजेंट होगा। जब जो कॉर्ड थी वो टाइटली ट्विस्टेड थी उसकी नेक में तो यहाँ पर स्ट्रैंगुलेशन मार्क भी प्रेजेंट होगा। तो ये आप ऑप्शन नंबर 1 देखिए तो आपका ब्लड तो दिया हुआ है लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रैंगुलेशन मार्क नहीं दिया है। इसके अलावा अगर हम ये आपका थर्ड ऑप्शन देखें तो यहाँ पर भी सेम वही सारी चीज़ें हैं।
ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 और 3 तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अभी हम पैराग्राफ को और पढ़ते हैं और इसको देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो इसमें आगे कहा गया है कि इस केस में इंडिकेशन है सेक्सुअल असॉल्ट केस की। तो सेक्सुअल असॉल्ट केस की इंडिकेशन है, तो इस केस में डेफिनेटली आपको क्राइम सीन पर सीमेन सैंपल तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। या तो सीमेन सैंपल मिलेगा, बाइट मार्क मिलेगा, या फिर सलाइवा आपको देखने को मिलेगा, जो कि इंडिकेशन होते हैं एक तरह के सेक्सुअल असॉल्ट केस के। ठीक है, तो ये इस तरह से आप पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पर इस तरह के एविडेंसेस मिलेंगे तो वो आपका सेक्सुअल असॉल्ट का केस होगा। ठीक है, तो इस वाले केस में लिखा हुआ है जो फर्स्ट ऑप्शन है, तो वहाँ पर लिखा हुआ है फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, सीमेन। ब्लड तो ठीक है, सीमेन भी ठीक है, लेकिन फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट ये क्लियरली नहीं लिखा हुआ है आपके पैराग्राफ में। फिंगरप्रिंट पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ पर प्रेजेंट होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जो आपका कल्प्रिट होगा उसने ग्लव्स पहने हो, तो वहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट ना मिले। तो वो अगर आपको क्लियरली आपके पैराग्राफ में लिखा होगा या फिर पॉसिबल केस होगा, तो उस केस में आप फिंगरप्रिंट्स को ऑप्ट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। उसी तरह से फिंगरप्रिंट के बारे में भी इसमें किसी तरह की कोई बात नहीं करी गई है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, तो वहाँ तो आपका ब्लड एंड सीमेन दोनों आ जाएंगे, सलाइवा भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ग्लास एंड सॉइल की कोई बात नहीं हुई है, तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। एंड क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 गलत हो चुका है, एंड ऑप्शन नंबर 2 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 2 में आपका ब्लड है, सीमेन है एंड स्ट्रैंगुलेशन मार्क है। तो ये तीनों ही आपके जो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है, तो वहाँ पर आपको ये तीनों ही तरह के एविडेंसेस जो हैं देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। एंड इसी तरह से आपका नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो ही जाएगा। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं। सो यहाँ पर क्या पूछा गया है, वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड द डेथ ऑफ द गर्ल अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। तो पैराग्राफ को पढ़ के आपको ये समझ के बताना है कि जो गर्ल है उसकी डेथ किस वजह से हुई होगी। यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शंस है वो है कोमा, हैमरेज, एस्फिक्सिया एंड सिनकोप। तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको इन सभी का मीनिंग पता होना चाहिए। कोमा क्या होता है, कोमा में बेसिकली रहता है कि जो आपका ब्रेन होता है वो ब्रेन आपकी फंक्शनिंग करना बंद कर देता है पूरी तरह से, उसको हम बोलते हैं कोमा की वजह से आपकी डेथ हुई है। तो इसमें ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सेकंड में क्या कह रहा है, हैमरेज। हैमरेज में क्या रहता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लीडिंग होता है, एंड जिसमें सिर्फ ब्लीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो रही, एक्सेस लॉस हो रहा है ब्लड का, उस वजह से डेथ होती है, तो उसको हम बोलते हैं हैमरेज। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हैमरेज की वजह से डेथ हो रही है, तो ये भी आपका ऑप्शन आप एक पॉइंट की तरह से इसको रख सकते हैं, लेकिन अभी ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर हम सिनकोप की बात करें तो सिनकोप में क्या रहता है, सिनकोप में जो रहता है आपका जो हार्ट होता है वो हार्ट अपनी फंक्शनिंग करना बंद कर देता है, तो उसको हम कहते हैं सिनकोप। अगर आपका हार्ट फंक्शनिंग करना बंद कर देता है तो उससे क्या रहता है, सिनकोप की वजह से उसकी डेथ हुई होती, तो उसको बोलते हैं सिनकोप। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अभी थर्ड ऑप्शन क्या है, एस्फिक्सिया। एंड यहाँ पर बोला गया है आपके पैराग्राफ में, अ कॉर्ड वॉज ट्विस्टेड अराउंड हर नेक एंड क्रेनियो सेरेब्रल ट्रामा भी था। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, मतलब बताया गया है इस पैराग्राफ में, जो गर्ल थी उसकी नेक पे कॉर्ड थी, काफ़ी मतलब ट्विस्टेड आपके नेक में उसकी कॉर्ड थी, एंड क्रेनियो सेरेब्रल ट्रामा भी था। तो क्रेनियो सेरेब्रल ट्रामा भी था एंड कॉर्ड भी थी। कॉर्ड भी थी का मतलब जो आपकी नेक थी, तो वहाँ पे एस्फिक्सिया, क्योंकि वहाँ पर एयर नहीं मिल पाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हुई, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन नहीं जा पाई, जिस वजह से उसकी डेथ हुई। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा एस्फिक्सिया, क्योंकि वहाँ पर उस जो गर्ल थी उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, तो उसकी डेथ जो थी एस्फिक्सिया की वजह से हुई है। उसके अलावा क्रेनियो सेरेब्रल ट्रामा भी था, लेकिन जो डेथ हुई है वो एग्जैक्टली आपकी एस्फिक्सिया की वजह से हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो क्रेनियो सेरेब्रल ट्रामा है, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो आपकी जो इंजरी हुई है वो डेथ के बाद हुई हो या डेथ के पहले हुई हो। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करने का एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहता है, अगर आपकी पोस्टमार्टम इंजरी होगी, यानी कि डेथ होने के बाद में इंजरी होगी, तो उस केस में आपको ब्लड की फ्लो नहीं नज़र आएगा, उस केस में आपको ब्लड का फ्लो या ब्लड की क्लॉटिंग जैसा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन जो एंटीमार्टम इंजरी होती है उस केस में आपको
ब्लड का फ्लो बहुत ही अच्छे से दिखाई देगा और कुछ कुछ केसेस में आपको वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग में दिखाई देगी। ठीक है, तो ये रहता है आपका एंटीमॉर्टम एंड पोस्टमॉर्टम इंजरी को फाइंड आउट करने का तरीका। ठीक है, बेसिकली जो आपका एंटीमॉर्टम इंजरी होती है तो उस केस में ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, लेकिन जो पोस्टमॉर्टम इंजरी होती है उस केस में आपको ब्लड का फ्लो उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, बहुत ही थोड़ा होता है, क्योंकि उस टाइम पर डेथ ऑलरेडी हो चुकी होती है एंड आपकी जो बॉडी का जितना भी ब्लड होता है वो धीरे धीरे क्लॉट होने लगता है। एंड इसके अलावा वो सारा का सारा लिविडिटी की वजह से आपके जो भी सपोर्टेड आपका बॉडी का सरफेस एरिया होता है उस तरफ जाने लगता है। एंड इसके अलावा क्या रहता है कि जितना भी ब्लड रहता है आपके बॉडी के अंदर की फंक्शनिंग तो स्टॉप हो जाती है, आपके हार्ट का फंक्शन भी धीरे धीरे स्टॉप हो जाता है, तो इस वजह से क्या रहता है ब्लड का फ्लो भी रुक चुका होता है। तो इस वजह से जो पोस्टमार्टम इंजरी होती है उस केस में आपको ब्लड का फ्लो देखने को बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एस्फिक्सिया। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ विल यू इन्फर फ्रॉम पैराग्राफ दैट इट इज़ अ सेक्शुअल असॉल्ट केस। तो इस पैराग्राफ में जैसे कि लिखा हुआ है देयर इज एन इंडिकेशन दैट इट इज़ अ सेक्शुअल असॉल्ट केस, तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, तो ये किस तरह से लिखा हुआ है, किस बेसिस पर लिखा हुआ है कि ये जो केस है वो सेक्शुअल असॉल्ट का केस होगा। तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शंस है वो है प्रेजेंस ऑफ ब्लड। तो ब्लड का सेक्शुअल असॉल्ट के केस से कोई रिलेशन नहीं होता है, आप सिर्फ ब्लड की हेल्प से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर जो 3 है प्रेजेंस ऑफ सीमेन एंड प्रेजेंस ऑफ सलाइवा, इन दोनों की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो जो केस है वो सेक्शुअल असॉल्ट का केस है या नहीं है। उसके लिए आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आप प्रॉपर एग्जामिनेशन करेंगे, आपको अगर एविडेंस जो है क्राइम सीन पर सीमेन मिल रहा है या सलाइवा मिल रहा है या दोनों ही मिल रहे हैं, तो उस केस में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये केस जो होगा वो सेक्शुअल असॉल्ट का केस होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, दैट इज बोथ सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने जो 5th क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इन विच बाय विच एविडेंस यू विल आइडेंटिफाई द कल्प्रिट। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं एंड इसमें से आपको बताना है कि इस एविडेंस का यूज़ करते हुए आप कल्प्रिट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ने के बाद में आप कैसे बता सकते हो कि जो कल्प्रिट है आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आपका जो केस है वहाँ पर दिया हुआ है कि सेरेब्रल ट्रामा है, तो पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ पर आपका जो कल्प्रिट होगा उसका भी ब्लड प्रेजेंट होगा, तो आपका ब्लड प्रेजेंट हो सकता है। फिंगरप्रिंट की कोई गारंटी नहीं होती, तो फिंगरप्रिंट तो आपका ऑप्शन नहीं होगा, तो ये आपका ऑप्शन कट जाएगा। सीमेन एंड सलाइवा, क्योंकि सेक्शुअल असॉल्ट का केस दिया हुआ है उसमें, तो सीमेन एंड सलाइवा तो प्रेजेंट होगा ही। तो इस तरह से जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, दैट इज ऑल ऑफ दीज एक्सेप्टेड 2। तो ये थे आपके सारे के सारे 5 क्वेश्चंस के आंसर्स। आई होप आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे एंड आपको इससे बहुत हेल्प भी हुई होगी। एंड अगर आपको इस तरह का पैटर्न अच्छा लग रहा है कि आप पहले खुद को सेल्फ एसेस करें देन उसके बाद में मैं सॉल्यूशंस बताऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख के बताइएगा। तो आगे से मैं जब भी मॉक टेस्ट बनाऊंगी, जब भी मैं इस तरह से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस अपलोड करूंगी तो इसी तरह से कर दूंगी। एक दिन पहले मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन शो कर दूंगी, आपको उसके आंसर्स देने होंगे एंड नेक्स्ट डे मैं आपको बताऊँगी कि इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं एंड आप में से किसने बिल्कुल सही सही आंसर्स दिए हैं। ठीक है, तो आपको जैसा पैटर्न अच्छा लग रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख के बताइएगा, तो मैं उसी तरह से आगे से फॉलो करूंगी। ठीक है, तो ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस एंड ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। एंड इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज एंड ब्लॉगर पे। तो फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको इस जो वीडियो था इसकी जो प्रेजेंटेशन है, इसकी जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज दोनों जगह पर अवेलेबल हो जाएगी आज शाम तक। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा, इस PDF को अच्छे से डाउनलोड करके रख लीजिएगा एंड इसके बाद में मैं जब आपको पैराग्राफ वाला क्वेश्चन कराऊंगी तो वो जो आपके पेपर में क्वेश्चन आया था मैं वहाँ से वो वाला क्वेश्चन लूँगी, ताकि आपको पता चल सके कि आपके पेपर में कैसा क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो उसको भी आपको देखना होगा, वहाँ से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि इस तरह से क्वेश्चंस आते भी हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है आपका। एंड इसके अलावा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर कितने अच्छे तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, कितने अच्छे कितनी बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन आपके सामने शो करे जाते हैं, आपको पढ़ाया जाता है इतने अच्छे तरीके से। इसके अलावा सारे टॉपिक पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। ठीक है, जो कि आपके नेट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एंड बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ठीक है। एंड एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर।